Hi guys, welcome back to the channel BJ Education. Today Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20 जनवरी 2026। तो गाइज आज है 20 जनवरी 2026, डे है ट्यूसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लेक्चर पे नए हैं तो कृपया लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ वी सी आवर फर्स्ट आर्टिकल। IMF के बारे में आज पहला आर्टिकल दिया हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, सबसे पहले इसमें दो तीन चीज़ देखने वाले हैं कि IMF अपग्रेड इंडिया ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 7.3%। मतलब IMF ने भारत के विकास का दर अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया। अब ये IMF क्या है? IMF इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है? ये एक इंटरनेशनल बॉडी है और इसने भारत का जो ग्रोथ रेट है ना उसको 7.3% बढ़ा दिया। मतलब इसने अपना रिपोर्ट निकाला, उसमें कहा कि भारत की जीडीपी में अच्छी वृद्धि हो रही है। ठीक है, जिसके कारण अभी आपको पता है कि भारत अभी 4th इकोनॉमी बन चुका है और 3 जल्दी ही बनने वाला है। ठीक है, तो इसी का ये IMF ने 7.3% को इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन दिखाया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। देखो न्यूज़ किस बारे में है, खबर जो है वो किस बारे में, ये समाचार किस बारे में? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को अपने अनुमान को ऊपर की ओर संशोधित करते हुए 6.6% से बढ़ाकर 7.3 कर दिया है। ठीक है, ये हुआ। और यह अपडेट IMF की जनवरी 2026 अपडेट का हिस्सा है, जो जनवरी में ऐसे क्वार्टर के हिसाब से अपडेट निकलता है कि 4 क्वार्टर होता है, Q1, Q2 और Q3 एंड Q4। ठीक है, ये 3 और 4 को ये प्रदर्शन दिखाया हुआ इसमें। तो हम हाल का प्रदर्शन देखते हैं। जैसे मैंने भी बात किया 4 क्वार्टर के हिसाब से बटा हुआ रहता है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो Q3 जिसको हम तिमाही कह सकते हैं, तीसरी तिमाही की वृद्धि का अनुमान बेहतर रही और Q4 मतलब क्वार्टर 4 का मजबूत गति देखी गई। यह मजबूत घरेलू मांग और निवेश को दर्शाता है। ठीक है, और इससे संकेत मिलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले के आकलन में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। कहने का मतलब कि इंडिया का जीडीपी, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, आप लोग पढ़े हैं एक कॉन्सेप्ट कि अगर हम जीडीपी लिखते हैं एक साइड में, दूसरे साइड में टैक्स रेवेन्यू है, TR मतलब टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, अगर हम जीडीपी को अगर देश बढ़ता दिखा रहा है कि जीडीपी बढ़ रहा है तो हमारा टैक्स रेवेन्यू क्या होगा? ये भी बढ़ेगा, है ना। टैक्स रेवेन्यू मतलब कर राजस्व, T फॉर टैक्स मतलब कर, R फॉर रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब राजस्व। अगर हमारा जीडीपी में ग्रोथ होता है, जीडीपी बढ़ता है तो हमारा टैक्स रेवेन्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। देन यही बोल रहा है कि भारत में जो ये Q4 का था ना, क्वार्टर 4 का, इसमें मजबूत गति देखी गई। क्यों? क्योंकि भारत में घरेलू मांग बढ़ रहा है मतलब जीडीपी बढ़ रहा है, और निवेश को दर्शाता है मतलब एक्सपोर्ट। ठीक है, ये सॉरी निवेश नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है कि हाँ इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण रोजगार भी सृजन हो रहा है। इससे संकेत मिलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकलन बेहतर प्रदर्शन कर रही है। यही है कि जीडीपी बढ़ रहा है तो टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है हमारा। इस जिसके कारण IMF ने भारत की FY 2025-26 जीडीपी की वृद्धि को 6.6 से बढ़ाकर 7.3 कर दिया। कारण Q3 में अनुमान से बेहतर वृद्धि, क्वार्टर 3 में जितना ये प्रिडिक्ट किया गया था कि इतना वृद्धि करेगा उससे ज़्यादा वृद्धि कर लिया। Q4 में मजबूत गति है। सरकारी अनुमान का देखें तो 7.4%। IMF इससे काफ़ी हद तक सहमत है। ठीक है, यहाँ तक हो गया मेरा कंप्लीट आर्टिकल। हम थोड़ा सा इसमें देखने वाले हैं IMF के बारे में, अबाउट IMF। ठीक है, तो हम IMF के बारे में देखते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट IMF का हम शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो IMF, ठीक है, IMF तो IMF का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये फुल फॉर्म हो गया। इसका इस्टेब्लिशमेंट, इसका स्थापना कब हुआ था? 1944 को। ठीक है, ये देख लेना, एक स्थापना ये हुआ। और ये मैंने बताया था ये एक UN का बॉडी है, UN का गवर्निंग बॉडी है, जिसके कारण IMF के थ्रू लोन मिलता है गरीब राष्ट्र को। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC USA में, USA में इसका हेड क्वार्टर है। हाँ, ये ध्यान में रखना है। इसी के पैरेलल में एक हम चीज़ देखते हैं, WBG मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये भी सेम एज IMF का सेम ही है। मतलब ये
इसके इसी से बदल के IMF को रखा गया था। इसका भी हेडक्वार्टर वहीं पे है, वो DC वाशिंगटन DC। ठीक है, अब हम थोड़ा PYQ देख लेते हैं इसका। जैसा कि मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था आप लोगों के साथ कि क्वेश्चन के एंड में एक एक PYQ जरूर देखेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। जैसा कि PYQ में हम लिखे हुए हैं 2011 का ये हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, IMF के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये कथन पढ़ना है। यह किसी भी देश को ऋण दे सकता है, यह केवल विकसित देशों को ऋण दे सकता है, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान कर सकता है, यह किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण दे सकता है। ठीक है, ये एक देखना क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और इसके अगर उस दूसरे लेक्चर में इसको डिस्कशन कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार किसके द्वारा किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है यूरोपीय सेंट्रल बैंक, सेकंड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, थर्ड ऑप्शन है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, और डी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ठीक है, इसको भी कमेंट में आंसर बताना, देन हम अगले दिन इसका डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, नाउ वी शिफ्ट इन आवर सेकेंड आर्टिकल। हमारा सेकेंड आर्टिकल है व्हाई इज ADR फॉर इंडियन कोर्ट्स। देखो ADR ये क्या होता है और इसमें इंडियन कोर्ट्स को क्यों शामिल किया जा रहा है, कि भारत की न्याय प्रणाली में ADR क्यों आवश्यक है। कि हमारा जो इंडियन कोर्ट है उसमें ADR मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है, वैकल्पिक विवाद समाधान, एक अलग से ADR होना आवश्यक है। ठीक है, हम इसको कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। देखिए, भारत की न्याय व्यवस्था अत्यंत बोझिल है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत जैसे एक बड़े पॉपुलेशन वाले देश को, एक बड़ी जनसंख्या वाले देश को, इसमें सुप्रीम कोर्ट में अलग से केस पेंडिंग चल रहा है, केस पेंडिंग पे पेंडिंग रखाया हुआ है। ठीक है, तो उसी को यहाँ कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से ADR को भी होना आवश्यक है। ठीक है, जिसके कारण केस हमारा जल्दी सॉल्व होगा और एक फेयर क्या कहते हैं वो मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। ठीक है, देखो NJDG नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, NJDG नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड 2025, यह एक रिपोर्ट आया कि सुप्रीम कोर्ट में 81,768 मामले अभी हैं पड़े हुए पेंडिंग में। हाई कोर्ट का लगभग 6.9 लाख, ठीक है, और लोअर कोर्ट का मामले लंबित हैं। तो ये सब NJDG में आया। तो ये सब जो कोर इशूज है ना, यही सब कोर इशूज मुद्दा बनाता है कि भारत में एक अत्यंत मतलब वैकल्पिक विवादित समाधान हो, ताकि ये सब जो पेंडिंग केसेस हैं ये सब जल्दी सॉल्व हो। ठीक है, और जो भी एक देखा गया है ना कि अगर ये मतलब केस में, अभी हमने थोड़ी दिन पहले एक आर्टिकल डिस्कस करा था इसका उमर खालिद को लेके, कि वो एक UAPA एक्ट के अंदर अरेस्ट है, तो उसका पूरा मतलब ये यंग एज निकल गया जेल के अंदर ही, और उसके मामले में भी सुनवाई भी ढंग से नहीं हुई है। ठीक है, जिसके कारण उसको अलग तारीख दे दिया गया है। हाँ, ये चीज़ तो इसी के बारे में बात कर रहा है कि ADR अगर हो, एक अन्य वैकल्पिक समाधान हो, तो जल्दी जल्दी केसेस को सॉल्व करके नंबर ऑफ केसेस को घटाया जा सकता है। ठीक है, तो ADR अब होता है कि हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ADR देखो, ADR मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वैकल्पिक विवाद समाधान, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोर्ट गए बिना ही दोनों पक्षों के विवाद को शांति और आपसी सहमति से सुलझाया जा सके। ठीक है, ADR कहलाएगा। ADR का प्रमुख प्रकार क्या है, मध्यस्थता कराना, दो लोगों के बीच में सुलह करवाना, और मीडिएशन, लोक अदालत के छोटे टाइप में। ADR की कानूनी आधार क्या है, देखो धारा 39 मतलब अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुक्त कानून की सहायता सुनिश्चित करता है। यह मूल सिद्धांत के ADR का अनुच्छेद 51 से क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय और शांति सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब हम क्विक पॉइंट देखते हैं। ADR का अर्थ होता है अदालतों के बाहर का विवाद का निपटान करना। संवैधानिक आधार आर्टिकल 39A समान न्याय और मुक्त कानून की सुरक्षा का प्रावधान करता है। कानूनी अधिकार धारा 89 CPC, एब्रीविएशन कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, लीगल सर्विस एक्ट 1987, मेडिटेशन एक्ट 2023, ये सब कानून बना हुआ है। समय सीमा 180 दिनों का। पहली लोक अदालत गुजरात 1999 में बना था। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल ख़त्म होता है। आई होप आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए।
ना। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए गाइस, तो आपका मोटिवेशन मेरा बनता है। एंड टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।